टेररिस्ट है, ये भी पैसे खिला के कुछ अपना काम करा सकते हैं। एक पैसे में तो बहुत ताकत है, पैसे में सर बहुत ताकत एक है। पाकिस्तानी टेररिस्ट तिहाड़ जेल में है, वो पैसे खिला के फैसिलिटीज ले सकता है। हो सकता है। अनप्रोफेशनल लोगों ने जेल को चलाया। जो भी एसपी वगैरह आते थे डायरेक्ट ऑफिसर होते थे जो कि यूपीएससी से सिलेक्ट होते थे। अच्छा अच्छा। अब धीरे धीरे इन्होंने बाबुओं को भेजना शुरू कर दिया। ज्यादातर जो पोस्टिंग होती हैं जो यहाँ पे आते हैं पनिशमेंट पोस्टिंग पे आते हैं। अच्छा। मैडम किरण बेदी ने अपने इंटरव्यू पे कहा है मुझे जेल का जो आईजी बनाया गया एज ए पनिशमेंट पोस्टिंग पे वो करवाया गया। या जो आप बात कर रहे थे हीरोइनें आती थी वो आती थी, ये सब चीज होती रहेगी। जेल से बाहर जो है अगर करप्शन है जी तो आप ये सोचो कि जेल में करप्शन नहीं होगी, वो सोचना तो बेकार की बात है। आपके सामने ऐसा हुआ है कि जेल में एक कैदी ने दूसरे का मर्डर कर दिया? हाँ कई बार। जेल में अगर उन्होंने मर्डर कर दिया किसी दूसरे गैंगस्टर का तो उनका सिक्का अपने आप ही बढ़ जाता है बाहर। किसी पैसे वाले की पिटाई लगा रहे हो या आप किसी गरीब आदमी की पिटाई लगा रहे हो, जनरली उसकी पिटाई नहीं हो पाती। गैंगस्टर की पिटाई कौन लगाता है? 16 साल के, 15 साल के, 14 साल के बच्चे जो 12 साल के बच्चे जेल में आ जाते हैं। इन बच्चों को जो है परोसा जाता है हैबिचुअल प्रिजनर्स के आगे। आप कह रहे हो उम्र कैदियों से बहुत कुछ सीखने को मिला, इसका मतलब ये है कि कुछ अच्छे कैदी भी हैं जो सुचारू रूप से चलाने में जेल की मदद भी करते हैं। हमें जो ट्रेनिंग दी थी उम्र कैदियों ने दी थी। कैदियों ने मुझे समझाया ये कस्टडी वारंट है, ये प्रोडक्शन वारंट है, ये डिटेंशन वारंट है। अगर तिहाड़ जेल की दीवारें बोल पाती तो दुनिया के सामने कौन सी ऐसी तस्वीर रखती, कौन सी ऐसी बात बताती जो दुनिया को बिल्कुल भी नहीं पता? देखिए वो सबसे पहली बात तो ये बोलेंगे कि नमस्कार, आप देख रहे हैं द राहुल रंजन शो, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी पर्सनालिटीज जिनकी जर्नी सिर्फ इंस्पायरिंग नहीं बल्कि समाज को गहराई से समझने का मौका भी देती है। आज हमारे साथ है एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत की सबसे चर्चित, सबसे रहस्यमयी और सबसे संवेदनशील जगह तिहाड़ जेल को बहुत करीब से देखा है, जिया है और समझा है। मिस्टर सुनील गुप्ता जी, जिन्होंने 1981 में तिहाड़ जेल में अपनी सेवा शुरू की और आगे चल के जेल के स्पोक्स पर्सन और लीगल एडवाइजर भी बने। उन्होंने देश के कई बड़े क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स और वीआईपी इनमेट्स को बहुत ही करीब से देखा है। तिहाड़ जेल से निकलने के बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट के रूप में काम किया और प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत की जेल व्यवस्था को बेहतर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब बात उनकी चर्चित किताब ब्लैक वारंट की। ब्लैक वारंट कन्फेशन ऑफ अ तिहाड़ जेलर एक चर्चित इंडियन नॉन फिक्शनल बुक है जो 2019 में आई। इसे जर्नलिस्ट सुनेत्रा चौधरी और मिस्टर सुनील गुप्ता ने मिलकर लिखा। यह किताब तिहाड़ जेल के अंदर की उन अनकही सच्चाइयों को सामने लाती है जहां देश के कई इनफेमस क्रिमिनल्स ने अपनी सजा काटी है और कई लोगों को तो फांसी तक दी गई है। इतना ही नहीं, इसी पर आधारित एक वेब सीरीज ब्लैक वारंट भी बनी जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, जिसने लोगों को तिहाड़ जेल की अनसीन रियलिटी से रूबरू कराया। सुनील गुप्ता जी को प्रेसिडेंट करेक्शन मेडल और इंडिया विजन अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आज हम सर से बात करने वाले हैं कि जेल की दीवारों के पीछे की सच्चाई क्या है, खतरनाक अपराधियों की मानसिकता कैसी रहती है और फांसी के दौरान जो आखिरी रात होती है उसमें क्रिमिनल्स या जो भी लोग होते हैं वो उनका कैसा सिचुएशन रहता है, वीआईपी प्रिजनर्स की रियलिटी क्या रहती है तिहाड़ जेल में। तो हम आज बात करने वाले हैं उन सच्चाइयों के बारे में जो आम लोग कभी नहीं देख पाते। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सुनील गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट। थैंक यू, आपने बुलाया। तो सर ये तिहाड़ जेल में कब से आपने सेवा, 1981 से जो हम 81 में मैंने ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। उसके बाद जो है फिर 2016 में मैं रिटायर हूँ। मैंने 96 में अपनी लाइन चेंज कर ली थी। वर्दी वाले से मैं जो है नॉन वर्दी वाली जगह पे आ गया था, लीगल एडवाइज़र बन गया था इनका। तो 2016 में मैं रिटायर हूँ और उसके बाद मैंने किताब लिखी ब्लैक वारंट
उसके ऊपर वेब सीरीज बन गई और भी 2-3 किताबें लिखी हैं। तो सर ये ब्लैक वारंट जो बुक लिखी है आपने, जिसपे वेब सीरीज भी बनी है, ये लिखने का इंस्पिरेशन कैसे आया आपके अंदर? इसके लिए क्या था कि मैं ना बीइंग प्रेस ऑफिसर, जो भी पब्लिक जो है, हम क्या बेसिकली क्या है कि प्रिजन की जो एक लाइफ जी, होती है, जी। एक 4 दीवारी के अंदर दबी हुई होती है। तो क्या होता था, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी जर्नलिस्ट है, या कोई भी अगर वहाँ जेल में रिफॉर्म्स में सर्विस देना चाहता है तो हम उनको अलाउ कर देते थे। मैं उनका नोडल ऑफिसर होता था, हम जनरली अलाउ कर देते थे। अच्छा, किसी को कोई रिसर्च पेपर भी लिखना है तो आप बिल्कुल। विजिट के लिए अलाउ कर हाँ, देते हैं, आओ देखो। हाँ, विजिट के लिए जर्नलिस्ट है, कोई स्टोरी करना चाहते हैं तो उसको अलाउ कर देते थे। पर मुझे ये पता था कि मैं इतना लिबरल हूँ, तो जब मैं नौकरी छोड़ के जाऊंगा तो कोई भी इनको अलाउ करने वाला नहीं है। मुझे पता था, क्योंकि हर कोई चाहता है। बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता है, ऐसे लोगों को अलाउ नहीं करते। इनफैक्ट जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी मिलने के लिए बहुत कम समय दिया जाता है। तो जेल का स्टाफ जो भी है जी, कोई भी नहीं चाहता कि हमारी प्रिवेसी में या हम क्या कर रहे हैं किसी बाहर वाले को पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे पता था किसी ने अलाउ नहीं करना। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जेल की जो अंदर की वर्किंग है उसके ऊपर एक किताब लिख के जो है पब्लिक को बताई जाए। जैसे कि जेल कैसे फंक्शन करती है। लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है, किसी को फांसी लगने जा रही है तो उसकी क्या साइकोलॉजी थी लास्ट मोमेंट्स के ऊपर। मैंने बाई चांस 8 फांसियाँ अपने सामने लगते हुए देखी थी। क्या बात है। तो जेल सुपरिटेंडेंट के रूप में आप थे वहाँ उस वक्त? हाँ, एज ए जेल ऑफिसर। तो 8 फांसियों में मैं वहाँ रहा। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी, जो लॉ के स्टूडेंट हो गए या इवन जुडिशरी से आती थी कि वो रिसर्च करना चाहते हैं कि जिसको फांसी लगने वाली होती है क्या सिचुएशन, उसकी क्या साइकोलॉजी होती है आखिरी आवर्स में। 24 घंटे में कैसे उथल। तो मैंने सोचा कि जो मैंने 8 फांसियां देखी हैं उसके बारे में बताया जाए। तो जब उसको एक्सप्लेन करने लगा, फिर मैंने सोचा कि इस किताब का नाम क्या रखें। तो क्योंकि उसमें मेजर पोर्शन था 8 फांसियों का, तो हमने उसका नाम ब्लैक वारंट रख दिया। ब्लैक वारंट का मतलब ये होता है जब भी किसी को फांसी पे चढ़ाना होता है, मेन सुपरिटेंडेंट जेल जो है उसका शोमैन होता है। सारा प्रोसीजरल उसकी एस्पेक्ट्स होती हैं, सुपरिटेंडेंट जेल को करनी होती हैं। अच्छा। तो मेरा ये था कि बीइंग लॉ पर्सन मैं हर एक फांसी में होता था, बीइंग जेलर हर एक फांसी में था। वहाँ पे बहुत लोगों में इंटरेस्ट होता था। तो उसमें जब किसी को फांसी होती है तो उससे पहले एक ब्लैक वारंट करके जुडिशियल पेपर होता है, एक लेटर इशू किया जाता है। हाँ, एक ब्लैक वारंट ऑर्डर इशू किया जाता है, जिसमें कि ये लिखा होता है, जो जुडिशियल ऑफिसर होता है उसमें लिखता है कि फलां बंदे को इतनी तारीख को इतने बजे, इतनी तारीख को इतने बजे हैंग कर दिया जाए। तो इसलिए मैंने किताब का नाम फिर ब्लैक वारंट रखा। तो थोड़ा नाम भी अच्छा है और एक कैची सा है और अलग है। मतलब ये तो ब्लैक वारंट का मतलब आपको पता है, हमें एक नॉर्मल लेमैन को, कॉमन मैन को नहीं पता। इसलिए मैंने कहा मैं शुरुआत इससे करूंगी, पहले ब्लैक वारंट का मतलब समझा दूं। अच्छा। तो इसमें जो पात्र हैं उसमें जो वेब सीरीज हम देखते हैं उसमें कोई पात्र है जो आपको रिप्रेजेंट करता है? जो वेब सीरीज है इसमें बाकी सब पात्र जो बनाए गए हैं उनका ओरिजिनल नाम नहीं बदल दिया गया है। खाली मेरा जो है ओरिजिनल नाम उन्होंने रखा है। और जो मेरा रोल जो प्ले कर रहे हैं वो जहान कपूर हैं। अच्छा, तो मेन थिएटर, हाँ, थिएटर आर्टिस्ट हैं मेन। तो वो जी पृथ्वी थिएटर पे काफ़ी सारे उसमें मैंने उनके शो देखे हुए हैं, काफ़ी अच्छे शो करते हैं वो जी। और अच्छी बात यह है कि उनकी महान लिगेसी है जी, कपूर जिसे, हाँ, शशि कपूर के वो पोते हैं जी। उन्होंने मेरा रोल प्ले किया है और काफी उनको फिल्म फेयर अवार्ड और काफी सारे अवार्ड जो मिले हैं। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने और उनके साथियों ने जो प्ले किया उसमें। तो वो शुरुआत के मैंने जो एपिसोड देखे हैं उसमें दिखा है कि बहुत ही न्यू कमर के तौर पे आए सीनियर्स, वो दाव पेच नहीं समझते थे, वो बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से चीज़ों को देखते थे। बाद में पता चलता था कि कैदी आपस में भिड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है किसने किस पे हमला किया है। तो शुरुआत में आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? ये आप ही की कहानी है? देखो, ये ना कहानी बिल्कुल ठीक कहानी है। हम लोग जो है ना अपनी जिंदगी की उधेड़ बुन में ऐसे खो जाते हैं
हम लोग सोचते हैं कि सिस्टम पे विश्वास नहीं करते। हम लोग कहते हैं जब तक अप्रोच नहीं होगी हमारी नौकरी नहीं लगेगी, जब तक हम ऊपर के पैसे नहीं कमाएंगे बरकत नहीं होगी। बिल्कुल मतलब ये हम ना टेढ़ी सोच होती है। तो इसीलिए हम बेईमान हो जाते हैं, इसीलिए हम एक्सटॉर्शन करते हैं, इसीलिए हम अत्याचार करते हैं कैदियों के ऊपर। तो मेरी सोच शुरू से बिल्कुल सीधी थी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं इधर उधर की बात करने की। मुझे कोई, मेरी लाइफ भी बिल्कुल मैंने अपनी वैसी रखी है कि हमारी ना एक आप लगाएं एक आर्य समाजी फैमिली होती है। आप अगर आर्य समाजियों का नाम सुनोगे जी, किसी टाइम पे होता था आर्य समाजी अगर किसी कोर्ट में वो अपना बयान देने के लिए जाते थे, अगर वो किसी आर्य समाज वाले का एक वहाँ का जो आर्य किसी जिस आर्य समाज से वो संबंधित है अगर वो सर्टिफिकेट ले जाते थे तो उनको कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कोर्ट के आगे। इतना भरोसा होता था। तो हमारी फैमिली वो थी, मेरे पिताजी पुराने टाइम के आर्य समाजी। तो मेरे को ये था कि मैं जो काम करूंगा, आर्य समाज की दो चीजें बड़ी वो होती हैं, मैं जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। एक तो सच बोलना है आपने, और दूसरा होता है कि आपने दूसरे को प्रोग्रेस करते देखना है। वो कहते हैं कि जितना आप दूसरे को प्रोग्रेस करते देखोगे, जितना आप दूसरे को दोगे जी, उतना आपकी बरकत आएगी। मतलब मेरे को ये प्रिंसिपल इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। जैसे आज आपने दिया है अपना समय ये तो बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है जी। तो जो आप दोगे ना, आपको कई, अगर किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो जी सर, तो आपको 10 गुना अच्छा अपने आप ही मिल जाएगा। आपको अपने लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आई एम अ फर्म बिलीवर इन दिस। हाँ, तो आर्य समाज का ये है। तो मैं इस सिद्धांत को लेकर नौकरी करने आया था। अच्छा अच्छा जब मैं नौकरी करने आया तो मेरे साथ के जो दूसरे लोग थे जी, वो कहते हैं तू तो अपनी तो ये धंधा पानी बंद करेगा ही करेगा, हमारा भी धंधा पानी बंद करेगा। इसलिए वो मेरे से ना बहुत नाराज रहते थे, बहुत गुस्से में रहते थे। पर मैं उनको यही कहता था, यार जो मैंने रास्ता सीखा है मैं वही तो उसी रास्ते से तो मैं चलूंगा। जी जी, तो शुरू से मेरा रास्ता सीधा था। दूसरा क्या था, मुझे कोई एक भगवान ने कंटेंटमेंट होती है वो दी हुई थी, क्योंकि हमारी क्योंकि मेरे माँ बाप ने अपना मकान बना रखा था। कोई मुझे उसके लिए, मेन तो आदमी रोटी कपड़ा मकान के लिए वो करता है, फाइट करता है। तो कपड़ा रोटी तो सरकार दे ही रही थी। मकान बड़ा लकी था कि मेरे माँ बाप ने अच्छी कॉलोनी में एक अपना कोठी लेके रखी हुई थी। क्या बात है, तो मुझे कोई जरूरत थी नहीं, संपन्न थे आप अपने घर से। संपन्न थे। तो उसमें फिर मुझे खुशी होती है आज मैं जब देखता हूँ पीछे का अपना रास्ता, कि रास्ता अपना सीधे रास्ते पे इसीलिए मैं चल पाया क्योंकि ईश्वर ने एक तो मुझे बहुत कुछ दिया हुआ था, और दूसरा एक संस्कार जो फैमिली के थे मेरे आर्य समाजी परिवार से, तो उससे मैं सीधा चलता गया। आप लगाओ दौड़ता गया। क्या बात है, हर एक चीज में इतनी बरकत रही है। आपने तो आप देखो रिटायरमेंट होने के बाद जो है कौन किताब अगर लिखते होंगे कहाँ इतनी पॉपुलर होती है। बिल्कुल, पर सिर्फ ये ऊपर वाले की कृपा थी कि वो इतनी पॉपुलर होगी, वेब सीरीज बन गई। और वैसे भी आप देखो कितने गिने चुने लोग होंगे जिनकी लाइफ के ऊपर वेब सीरीज बनती है। बहुत कम, बहुत कम। आप मतलब समझिए कि आप एक तरफ है MS धोनी, वो उनकी बायोपिक और इधर आपकी बायोपिक जो भी आपने लिखी है। मैं आपको बता दूं, आप वाकई एस्ट्रोलॉजी जानते हो। जो मैं सोचता हूँ ना आप पहले बोल देते हो। या हमारी वेवलेंथ इतनी मिलती है। बिल्कुल, तो उस लेवल से वही मैं ऑब्वियसली लिविंग लेजेंड बन जाते हैं जब आपकी कहानी पे फिल्म बन जाए। और लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप जैसे लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जब बताता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी तरह अच्छी बात को अगर लोगों तक पहुंचा सकूं। क्योंकि हमारा ना समाज भाग रहा है, एक अंधी रेस होती है ना, उनको भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, पर्पज नहीं पता उनको। पैसा चाहिए, भरे जा रहे पैसा चाहिए उनको, चाहे पैसा आप किसी तरीके से ले रहे हो, चाहे आप देश बेच के पैसा कमा रहे हो, आपको पैसा चाहिए। आपको ड्रग्स बेच के पैसा कमा रहे हो, आपको पैसा चाहिए। आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको बड़ी कोठी चाहिए, पता नहीं क्या है, सुकून चाहिए कि नहीं चाहिए नहीं पता, ये नहीं पता। और उनको सुकून नहीं होता। तो ये वो सोचते हैं कि संपन्नता की निशानी है कि सुकून नहीं है। अच्छा, उनको ये नहीं पता कि जो चीज आप मतलब जो आप गलत कर्म से कमा रहे हो, आप लोग भगवान पे तो विश्वास करते नहीं। बचपन से सिखाया गया है कि भोग नहीं पाते आप जब ऐसे। आप देखो, आप इतना, अब मैं बात करूं तो हमारे देखो आजकल मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदों, चर्चों में इतना लोग जा रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, उतना करैक्टर हमारा लॉस होता जा रहा है। क्योंकि जो बंदा भी वो सोचता है मैं गलत काम कर रहा हूँ,
मैं जाके भगवान को इतने पैसे चढ़ाया हूँ तो मेरा बराबर हो गया। वो अपने मन की पर उनको शांति ये नहीं मिल रही है आपको पता, सिर्फ। पर उनको ये नहीं पता जो आप पैसा जिस तरीके से कमा रहे हो, इस पैसे का ये आपको कभी फलेगा नहीं, नंबर। और दूसरा, आपके बच्चों को कभी नहीं आगे ग्रो करने देगा, अच्छी रास्ते पे कभी ग्रो नहीं करने देगा। क्योंकि जैसे आप कमाई कर रहे हो वैसे आपके बच्चे बनेंगे। इनकम का सोर्स पर आप फिर भी पता नहीं क्यों मैड रेस होती है ना, इसको पागलपंती की रेस कहते हैं, उसमें आप भागे जा रहे हो। तो मेरी किस्मत, कह लीजिए, अज्ञानता कह ले। तो मैं इस रास्ते में नहीं चला, तो अपना सुखी हूँ, आराम से जीता हूँ, मस्ती से जीता हूँ, फर्स्ट क्लास है। जो फिल्मों में हम देखते हैं, आप तिहाड़ जेल के जेलर कहे जाते हैं और बाद में लीगल एडवाइजर रहे। आपने अंदर की जिंदगी को बहुत क्लोजली देखा है। और जो फिल्मों में हम देखते हैं कि जेल के अंदर गैंग है, किसी को बेरहमी से मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, क्या ये रियलिटी में होता है या सिर्फ फिल्मों में दिखाते हैं? नहीं, ये रियलिटी में होता है। देखें क्या होता है कि खासकर जेल और पुलिस को आप बॉलीवुड में अगर देखेंगे, जी, बिल्कुल मजाक के तौर पे दिखाया जाता है। हाँ। पुलिस को दिखाएंगे जब सब क्राइम हो चुका होगा, सब कुछ खत्म हो गया होगा, तब पुलिस पहुंच रही है। या जेल में तो ऐसा दिखाते हैं सर कि जो क्रिमिनल है उसने बोल दिया कि आज मैं कांड करने वाला हूँ, दरवाजा खोल के छोड़ देना, सो जाना, जब मैं अपना काम कर दूं तब फिर तुम आना। तो ये ऐसा मिली भगत होती है पुलिस? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये अनप्रोफेशनल वो तो जरूर होता है, पुलिस में भी अनप्रोफेशनलिज्म होता है, जेल में भी होता है, वो जरूर होता है। पर जो पिक्चर दिखाई जाती है जनता को फिल्मों के थ्रू, वो टोटल गलत होता है। तो इसमें जब हमारा इन्होंने शो बनाया है, ये हमारी ब्लैक वारंट जो है सीरीज आई, इसमें जो रियलिटी है, इसमें रियलिटी दिखाई गई है, किस तरीके से गैंग्स होते हैं जेल में, किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से एक्सटॉर्शन करते हैं, किस तरीके से मारपिटाई करते हैं, किस तरीके से मर्डर करते हैं, ये दिखाया गया। एक टोटल रियलिटी दिखाई गई है। मुझे पता था अगर रियलिटी नहीं दिखाई तो लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे। और सच्चाई के साथ ना भगवान होता है। जब मैं सच्चाई दिखा रहा था तो उसी वही नतीजा है कि आप देखो सब तरफ से इसको अप्रिसिएशन मिला, खाली इंडिया में नहीं। मुझे देख के ना बड़ा गर्व होता था। कई कंट्रीज में ब्लैक वारंट जो है टॉप नंबर 1 पे रही कई हफ्तों तक। हाँ, मैंने खुद नेटफ्लिक्स मैं तो एक पाकिस्तान का देखा, पाकिस्तान भी इतना पसंद कर रहे थे। पाकिस्तान के जो हामिद मीर करके सबसे बड़े जर्नलिस्ट है वहाँ पे, अच्छा, उन्होंने देखा उसको, उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने इनफैक्ट मेरे को ट्विटर वगैरह फॉलो भी करते हैं। अच्छा, तो ऐसे लोग जो है मतलब पीछे वो थे। आप ओमन में देखो, हमारा शो नंबर 1 रहा, सऊदी अरबिया और सब जगह जहाँ पे ये नहीं भी वो था, पर जेल की उस पर रियलिटी दिखाने के लिए ये काफी आगे तक, क्योंकि तिहाड़ जेल तो वर्ल्ड पॉपुलर है ना। यहाँ ऐसे ऐसे कुख्यात लोग रखे गए हैं कि सब जगह ये नाम बहुत पॉपुलर है, तिहाड़ जेल है। एक डर का माहौल होता है, तिहाड़ है, वर्ल्ड पॉपुलर है। और आपको बताऊं, जैसे भगवान कृष्ण था ना, भगवान कृष्ण के पास कौरव भी गए, पांडव भी गए। जी। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि आपको मेरी सेना चाहिए या मैं चाहिए? मुझे चाहिए आपको। आप मुझे ले। पांडवों ने तो कहा कि हमें आप ही चाहिए, आप चाहिए। कौरवों ने कहा हमें सेना चाहिए, नारायणी सेना। अब मुझे बताओ, जहाँ पे भगवान जिसके साथ है उस चीज को कौन नकार सकता है, कौन उसको हरा सकता है? जी। जब आप सच्चाई पे चल रहे हो तो भगवान अगर आपके साथ चल रहा है, ट्रूथ इज गॉड कहते ही हैं, जब भगवान आपके साथ चल रहा है तो आपको अपने आप ही आपकी चीज जो है भागती जाएगी। आपको कोई इधर हाथ पैर मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपके सामने ऐसा हुआ है कि जेल में एक कैदी ने दूसरे का मर्डर कर दिया? हाँ, कई बार हुआ। कई बार हुआ। वो तो देखो, हैबिचुअल प्रिजनर भी होते हैं, उसके बाद गैंगस्टर्स भी होते हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर्स होते हैं। तो गैंगस्टर्स के लिए क्या होता है कि एक गैंगस्टर ने दूसरे गैंगस्टर को जेल के अंदर, या उसके किसी गुर्गे ने थोड़ी सी डिसरिस्पेक्टफुल भाषा बोल दी, अच्छा, तो उसके इस बात के ऊपर मर्डर हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बात में मर्डर हो जाता है। तो ऐसे कई गैंगस्टर उसके अंदर जेल में होते हैं जिनके मन में किसी प्रकार का अफसोस की भावना नहीं होती कि मैं अब सुधार करूं,
अब सुधरूं। देखो, उनमें भावना सुधरने की नहीं होती, क्योंकि उनका जो रास्ता होता है, उनका रास्ता ये होता है कि जितना वो पैसा कमाएंगे, जितना बाहर जाके टॉर्चर करेंगे, उतना उनका साम्राज्य बढ़ेगा। तो उनके मन में ये होता है, जेल में अगर उन्होंने मर्डर कर दिया किसी दूसरे गैंगस्टर का, तो उनका सिक्का अपने आप ही बढ़ जाता है बाहर। जो बाहर की दुनिया है उसमें कहता है, देखे यार, उसने तो जेल में मार दिया दूसरे गैंग वाले को। तो जेल में रह के भी ये बाहर अपना साम्राज्य वो ऑपरेट कर पाते नेचुरली हैं। बाहर साम्राज्य और अच्छे तरीके से हो जाता है जब और डर पैदा होता जब डर पैदा होता है, जब वो उनको पता लगता है लोगों को कि दूसरे गैंग वाले को इसने ऐसे ऐसे जेल के अंदर मार दिया। तो उससे होता है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि जेल में भी इसकी चलती थी, तभी तो इसने मर्डर कर दिया। तो ये सब चीज होती है, इससे इनका जो है बाहर भी इनका तूती बोलती है। और इनको डर नहीं होता कि अंदर 3rd डिग्री मिलेगा मुझे ऐसे करतूत के बाद। उनकी पिटाई होती है, जेल में नहीं होती है। देखिए क्या होता है कि मैं आपको किस्सा बताता हूँ जी। ये है बात 94-95 की। अच्छा। तो मैडम किरण बेदी जो है आईजी प्रिजन थी। तो हम लोगों ने एक फैसला किया कि जेल में कोई भी प्रिजनर को कोई भी स्टाफ वाला मारेगा नहीं। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, हमारा रिश्ता जो है प्रिजनर के साथ है, आपको वो अजीब सा लगेगा सुनते हुए। जो कैदी और जो प्रिजनर है, जो कैदी और जो जेलर का जो रिश्ता होता है, गेस्ट और होस्ट का होता है। यहाँ गेस्ट और अब होस्ट जो होता है, कभी अपने गेस्ट को मारता थोड़ी। आप किसी होटल में ठहरते हो जाके, तो आपकी पिटाई थोड़ी लगती। आपको होस्ट जो होता है पूरी कोशिश करता है कि आपको सब कुछ मिले जी, है ना, सब कुछ अच्छे तरीके से मिले, आप खुश होकर उनके यहाँ से जाओ, ताकि उनका आगे मार्केटिंग उनकी और अच्छी हो। तो जब जहाँ ये वाला रिश्ता हो, वहाँ पे आप पिटाई लगा रहे हो। और पिटाई आप क्यों लगा रहे हो, उसके ऑब्वियस रीजन होते हैं। या तो आप किसी पैसे वाले की पिटाई लगा रहे हो, या आप किसी गरीब आदमी की पिटाई लगा रहे हो। जनरली उसकी पिटाई नहीं हो पाती। गैंगस्टर की पिटाई कौन लगाता है? कोई भी नहीं लगाता। क्योंकि बाहर उसकी बाहर भी फैमिली पुलिस वाले भी, मैंने देखा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पुलिस वाले भी आम आदमी को ही मारते हैं। और जेल में भी यही था कि आम आदमी को मारते हैं। तो हमने ये फैसला किया कि आप किसी प्रिजनर को मारोगे नहीं। हमने एक सर्कुलर कर दिया वहाँ जेल में कि आप किसी प्रिजनर को नहीं मारोगे। तो हमारी फिर संपर्क सभा हुई, क्योंकि बड़ा लोगों में रोष हो गया कि आपने मारने से मना कैसे कर दिया, अब तो जेल वगैरह हम चला ही नहीं सकते। तो मैडम किरण बेदी थी, साथ में हम थे, बैठे थे उनके। तो उन्होंने कहा, जी हम तो हथियार डाल रहे हैं, बिना मार पिटाई के हम जेल नहीं चला सकते। हमने उनको समझाया स्टाफ को। मैंने कहा, आप बताओ कि आप कितने लोग हैं जिन्होंने गैंगस्टर को मारा है? कितने प्रिजनर है जिन्होंने कितने टेररिस्ट हैं जिनको आपने मारा है? करेक्ट। आपने मारा किसको है? या पैसे वाले को मारा है ताकि आपके पास पैसा है प्रेशर में, या मारा किसी गरीब आदमी को? एक अपनी सैडिस्टिक प्लेयर होती है ना, हम जेलर है पावर शो ऑफ करने के लिए अपनी मतलब एक भड़ास निकालने के लिए। अब घर से लड़के आए हो तो उसको निकालने के लिए गरीब आदमी को मार रहे हो। आप बताओ कितने केसों में आपने इनको गैंगस्टर को मारा है, बाहुबली को मारा है। सब चुप हो गए। हमने कहा, अब तो हम पक्का किसी ने भी मारा, हमने कई लोगों के ऊपर केस भी दर्ज करवाए जिसने भी मारा। तो ये हमारा बड़ा फॉर्म हो गया था कि हमने कभी किसी प्रिजनर को नहीं मारना। हाँ, अगर वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप उस अटैक को रिपल्स करने के लिए आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आपके पास सेफ गार्ड्स हैं, आप सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकते हो। राइट, ऑफ कोर्स। वैसे आप मारो तो अपनी एक मन की भड़ास निकालने के लिए मारो। तो बिल्कुल भी। तो जो गैंगस्टर किसी का खून कर देते थे, उनको फिर भी ओपन छोड़ते थे कि उनको अलग से कन्फाइंड रूम में लॉक करके रखते थे कि भाई दूसरे लोगों के लिए ये अनसेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करता है? देखें क्या होता है, वो जेल के अपने रूल्स हैं। आप सेग्रीगेट कर सकते हो, आप कन्फाइनमेंट में रख सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। अगर कोई भी दूसरे के ऊपर अटैक करे, आप उनको सेग्रीगेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो, दूसरे वार्ड में रख दो, आप उनको पनिशमेंट दे सकते हो। आप उनके ऊपर क्रिमिनल केस तो दर्ज करवाओगे ऑब्वियसली। और अपनी इसके रूल पोजीशन है जो कि ये चीज़ कहते हैं, पर मार भी सकते हो। अगर वो मतलब अगर वो आपके सामने दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो आपको उनको रोकने के लिए अगर आपको मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करनी, वो भी आप कर सकते हो। पर ये सब कानून के दायरे में। सेल्फ डिफेंस में अगर किसी कैदी की मौत हो जाती पुलिस वाले के हाथों, हाँ, तो क्या उनके ऊपर फिर से पूरा इंक्वायरी बैठता है कि क्यों, कैसे? नहीं, वो तो देखो केस तो दर्ज होना ही है, FIR दर्ज होगी।
तो जेल वालों को एक सेफ गार्ड होती है कि सपोज जेल वाले से सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर हो गया। पहली बात तो ये है कि उसमें देखना है कि फोर्स उसने मिनिमम इस्तेमाल की है, ज़्यादा फोर्स तो इस्तेमाल नहीं की। हाँ। वो करेंगे तो फिर आपको वो सेफ गार्ड नहीं है। दूसरा उसमें ये होता है कि जब भी आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन होता है तो पुलिस वालों को उसके लिए सैंक्शन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट जब सैंक्शन देती है तभी देती है अगर वो देखती है आपकी बोनाफाइडी को, आपने अपनी सेल्फ डिफेंस में ही फोर्स को इस्तेमाल किया है या वैसे ही किया। अगर आपने अपनी सेल्फ डिफेंस में किया हो तो फिर आपको इवन प्रोसिक्यूशन की भी सैंक्शन नहीं मिलती। ये लॉ में अभी भी प्रावधान है और ये प्रावधान शुरू से है और ये आगे भी रहेगा। अच्छा, जेल में जो हम फिल्मों में जैसे देखते हैं कि जिसके पास पैसा है, रिच है, उसको सारी सुख सुविधाएं जेल के अंदर मिलती है, क्या ये सच है कि कॉमन आदमी बड़े टफ हालातों में रहता है जेल के अंदर, लेकिन वही अमीर है, उसके पास बढ़िया बेड, बढ़िया पर्सनल रूम, फोन, फैसिलिटी, टीवी, एसी, फैन, ये सब होता है? देखिए कुछ चीज़ें हैं, टीवी वगैरह तो आपने सभी को अलाउ किया हुआ है। टीवी तो कोई भी अगर कहे तो टीवी वगैरह ले सकता है, पैसे देकर अलग से? नहीं अलग अपने उसमें मतलब रूल्स में परमिसिबल है। लाइब्रेरी है जेल में, और जेल में बहुत अच्छे अच्छे काम भी होते हैं। कोई अगर आदमी एजुकेशन उसमें इंटरेस्टेड आगे है, पढ़ना चाहता मैंने कई सारे प्रिजनर ऐसे देखे जो जब आए थे टोटल अनपढ़ थे। अच्छा। वो जब जेल से निकले, अगर 12-13 साल जेल में रहे तो वो बीए वगैरह का, वो ग्रेजुएशन का वो लेके गए, डिग्री लेके गए। क्योंकि जेल के अंदर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की भी क्लासेस चलती हैं, उनके कोर्स हैं। ऐसे ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, कोई 10वीं 12वीं का वो जो है, अच्छा, किसी ने पेपर वगैरह देना हो तो वो जेल से वो दे सकता है। तो बहुत सारे मैंने देखे जो ऐसे करके गए, और ये परमानेंट सेंटर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि कई बार तो ऐसा होता है कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए भी वहाँ पे ट्रेनिंग कोचिंग दी जाती है। एक प्रिजनर हमारे यहाँ सिविल सर्विस में सिलेक्ट हो गया था। वाह। बाई चांस क्या हुआ कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि जिस केस में वो जेल के अंदर था तो उसमें उसका वो डिस्चार्ज हो गया। अरे वाह वाह वाह। तो उसके बाद यूपी में वो एक तहसीलदार वगैरह उसमें अच्छी उस पर वो जो है लगा हुआ था, एसटीएम लगा हुआ था। क्या बात है, जेल से निकल है, वो भी, उस पे भी एक फिल्म बन सकती है। उस पर फिल्म बन सकती है, बिल्कुल। क्या बात कई अच्छी चीजें भी होती है, पर जो आपका जो क्वेश्चन था वो ये था पैसे कि पैसे से खरीद लेते हैं सुविधाएं, ये भी होता है। जैसे अब सुकेश चंद्रशेखर का आपने देखा है, हाँ, कैसे उसने सुविधाएं खरीदी हुई थी। अलग ये सब शो करता है कि अगर आपका ऊपर से सुपरविजन जो है वो है कमजोर है, वो तो नेचुरल सब जगह होता है कि अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अगर आप कमजोर होंगे, आप देखेंगे आपका स्टाफ भी उसी तरीके से आउटपुट देगा। राइट। ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में होता है कि अगर आपका ऊपर का वो स्ट्रक्चर अगर वीक है तो नीचे करप्शन वगैरह बढ़ती है। तो मेरा उसका रिप्लाई यही है कि हाँ, मतलब उसमें अगर आप रुपया पैसा वगैरह खूब बहाते हो तो आप सुविधाएं जो है खरीद सकते हो, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आपने कोई ऐसा एग्जांपल देखा हो किसी बड़े? मैंने आपको बताया सुकेश चंद्रशेखर का नाम भी लिया। उनको आपने सामने से देखा है? उनका मैंने, वो तो रिसेंट केस है ना? नहीं, रिसेंट केस है, अपने सामने से तो नहीं देखा, पर उनका मैंने सुना है, जो अपने जेल स्टाफ से मैंने बात की कि वो हर एक को, जेल स्टाफ वाले को, मतलब 100-150 लोग उनके वहाँ पे थे, उनके रोल पे थे, जो तनख्वाह उनको मिलती थी वो उतनी तनख्वाह उनको वो देता था हर महीने। तो नेचुरली जब सबको 100-150 लोगों को, कोई ऐसा ईमानदार नहीं होता जो बोले कि हम नहीं लेंगे और ना लेने देंगे। वही कमजोर, एक सिस्टम में अगर कमजोरी आ जाए तो फिर ईमानदार कैसे वो काम करेगा वहाँ पे? उसके लिए सबसे लेना सबसे पहले होता है आपका अपना मोरल कैरेक्टर होना चाहिए। अगर पैसे के लालच में अगर आप बह जाते हो वो तो फिर आप खराब कर रहे हो, अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हो। हाँ, नहीं, लेकिन फिर भी कोई ईमानदार है, वो नहीं लेना चाहता उस 1 महीने की तनख्वाह अलग से, वो उसके करप्शन को नहीं फैलने देना चाहता, तो कोई रोकने का तरीका नहीं होता वैसे में? देखो, रोकने का तरीका ये है कि जैसे वो वाला था, उस केस में इवन सुप्रीटेंडेंट जेल भी जेल के अंदर है, सुकेश चंद्रशेखर, जिसका जो मैंने नाम लिया, सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे जो है जेल के अंदर वो बंद हो गए थे, उनके ऊपर काफ़ी देर तक वो जेल में रहे हैं। तो जब आपका जो बॉस जो है
वो जब आप अगर गड़बड़ी नहीं करोगे तो वो नेचुरली आपको या तो किसी केस में फंसा देगा या आप बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून हो जाओगे, लोग आपसे दुश्मनी वगैरह निकालेंगे। तो इसके लिए हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत तभी आती है अगर आपके संस्कार हैं जी। तो वो बहुत कम लोग होते हैं जो कि उस टेस्ट को पास हिम्मत करे और मीडिया में आकर वो क्वेश्चन रेज करे, उस टेस्ट को पास कर दे। बहुत कम लोग होते हैं, है ना। अच्छा, आपने तो कई फांसियां अपने आंखों के सामने, आपने कहा 8 फांसियां देखी आपने, तो उसमें कोई एक ऐसा एग्जाम्पल, कोई स्टोरी सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? किस प्रकार का आखिरी 24 घंटे का माहौल था? अफजल गुरु आपके सामने हैंग किए गए हैं। हाँ, देखिए फांसी जो भी होती है 24 घंटे के, उसमें तो बहुत ही टेंशन रिडन टाइम होता है जिसको लटकाने जा रहे हैं। आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं, वो तो है ही। 24 घंटे जो है आखिरी के 24 घंटे होते हैं। आखिरी का इनफैक्ट आप लगाएं एक हफ्ता जो होता है, ओके, तो उसमें राउंड दी क्लॉक सर्विलेंस होती है और आप सीनियर ऑफिसर टाइम टू टाइम जो है वहाँ पे वो देखते रहते हैं कि उसकी क्या एक्टिविटी है। उसने जो कपड़े पहने होते हैं उसको खाली एक जोड़ी कपड़े को देते हैं। इवन जो उसके पजामे का नाला वगैरह कोई है तो उसकी जगह इलास्टिक दे देते हैं। अच्छा, वो अपने ताकि सुसाइड ना कर ले। स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। खाने वगैरह का ध्यान रखा जाता है। हमारा जेल मैनुअल तो ये भी कहता है कि आखिरी दिनों में अगर कोई आदमी, उसको पूरी कोशिश करो आप कि वो अपना रिलीजियस एक्टिविटी में मशगूल रहे। अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन है तो बाइबल को पढ़ना चाहता है, मुस्लिम है कुरान को पढ़ना चाहता है, हिंदू है गीता को पढ़ना चाहता है, वेदों को पढ़ना चाहता है। अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज दो, ये आपका मैनुअल कहता है। क्या बात है। और इवन रिलीजियस टीचर जो है अगर आना चाहते हैं, वो उससे बात करना चाहते हैं, आप उनको आने दो। अच्छा अच्छा, तो इन्होंने डिमांड किया था? हाँ, तो नहीं, इन्होंने रिलीजियस टीचर वगैरह तो इन्होंने कोई डिमांड नहीं किया। पर जनरली मैंने देखा है कि जो भी होता है वो अपने धर्म का जो स्क्रिप्चर होता है उसको बहुत ज़्यादा धार्मिक बन जाता है आखिरी दिनों में। ओके। वैसे तो जेल में जो भी आता है वो धार्मिक हो जाता है। अच्छा। जिन्होंने कभी भगवान के बारे में सोचा नहीं होता, जेल में आके, जेल के अंदर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। अच्छा। मेकशिफ्ट मस्जिद है। अच्छा, गुरुद्वारा भी है। गुरुद्वारे भी पंजाब की, उसमें चर्च का भी NGO वगैरह आते हैं। तो जिस बंदे ने पहले कभी बाहर जब होता है इनके पास नहीं गया होता, वो जेल में आके जाना शुरू कर देता है। मंदिर में जब नवरात्रे आएंगे तो 9 दिन अपना उसने व्रत रखा हुआ है, दाढ़ी नहीं बना रहा, ये नहीं कर रहा, पूरे वो उसके जो एक रीति रिवाज है उसको फॉलो करेगा। अच्छा, तो ये होता है। तो हम ये कई बार सोचते हैं, देखिए क्या है कि हमने ना जेल के अंदर रिलीजियस प्रीचर वगैरह बुलाने शुरू किए थे जब मैडम किरण बेदी थी। तो उस टाइम पे हमने कहा कि जेल को रिफॉर्मेटरी, एक रियल रिफॉर्मेटरी होनी चाहिए। हमने जेल को जेल का नाम ना देके इसका नाम आश्रम कर दिया था। तो जब आश्रम होते हैं उसमें हमारे 4 चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा जोर था। नंबर 1 कि आप में किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना हो, एक्सटॉर्शन ना हो। तो जो रूल्स हैं, जो जेल मैनुअल के रूल्स कहते हैं, उसके हिसाब से उसको पूरी एंटाइटलमेंट जो है जेल के अंदर मिले। नंबर 1। नंबर 2 था उनको वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाओ। बहुत बढ़िया, ताकि बिजी रहे और बाहर निकल के भी लायक रहे। बहुत बढ़िया। बाहर निकल के उनको ये है कि कॉन्फिडेंस जनरेट हो। कि जब उसको पता है कि मैं मेहनत करके पैसा कमा सकता हूँ, फैमिली को पाल सकता हूँ, तो वो क्राइम क्यों करेगा। राइट। तीसरा हमने शुरू किया, जितनी भी मेडिटेशन है जो आपने नाम सुने होंगे, विपासना, आर्ट ऑफ लिविंग, इधर से राजयोग, सहज योग, BCO नाम है, तो ये हमने सब जेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया। इनफैक्ट इन सबका आपस में कंपटीशन करवा दिया। जैसे कि जेल के अंदर जो प्रिजनर रहते हैं, वार्ड्स होते हैं, बड़े बड़े वार्ड्स होते हैं जिसमें प्रिजनर्स को रखा जाता है। तो जैसे एक वार्ड पूरा हमने आर्ट ऑफ लिविंग को दे दिया, एक वार्ड हमने जो है विपासना को दे दिया, एक वार्ड हमने सहज योग को दे दिया, एक वार्ड हमने आर्य समाजियों को दे दिया, एक वार्ड हमने सनातनियों को दे दिया, एक वार्ड हमने सिखों के जैसे ग्रुप है उनको दे दिया। उनको कहा कि अपने अपने प्रीच करके और अपना इसको चलाओ आगे। तो उसमें आपस में कंपटीशन रहता था अच्छा बनने का। क्या बात है। हाँ, तो
एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसी बहाने। तो इसने हमारे यहाँ मेडिटेशन में सबसे बड़ा योगदान दिया सुधार प्रोग्राम में। क्या बात है। पहला मैंने आपको बताया कि उनको पहले एंटाइटलमेंट दो, फिर दूसरा हमने वोकेशनल ट्रेनिंग, तीसरा हमने ये मेडिटेशन, चौथा हमने एजुकेशन। एजुकेशन मेन वो था कि हमने इनको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इन सब के हमने सेंटर सभी जेलों में खोल दिए। तो एक आदमी जब पढ़ लिख जाता है तो उसकी आदतें चेंज हो जाती हैं, तो आप भी जानते हैं। राइट सर। तो इनका इन सब का जो है बड़ा ही अच्छा इफेक्ट हुआ। जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब एजुकेशनल एक्टिविटी होती थी जी, वो खाली ये नहीं कि आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन या कोई वो MCA BCA कर रहे हो, उसमें हम रिलीजियस टीचर्स को भी बुलाते थे। ओके। वो आते थे, जैसे बाइबल में क्या लिखा है तो इनके पादरी वगैरह आते थे, वो बताते थे। वेदों में क्या लिखा हुआ है वो आर्य समाजी आ गए, दूसरे सनातनी आ गए, उधर से और लोग आ गए। हम हवन वगैरह बहुत करवाते थे जेलों में। अच्छा। तो बहुत सारे प्रिजनर ये कहते थे कि अगर ये पादरी या ये रिलीजियस टीचर, ये अगर हम जेल में क्राइम करने से पहले अगर हमने इनको सुन लिया होता तो शायद हम क्राइम ना करते। तो इसलिए आप देखें ना, अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं कर पाना, या सही डिसीजन नहीं ले पाना, या बाद के बारे में नहीं सोचना। आप देखेंगे कि जितने आप ये देखें मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्चिज वगैरह आपको शहरों में तो बहुत मिल जाएंगी जी, पर जहाँ पे एक पहुंचना चाहिए गांव में, या उसमें जो एक गांव में आपको मंदिर वगैरह मिल जाएंगे पर और ये चीज़ें नहीं होती। तो ये चीज़ें अगर वहाँ पहुँचे, अच्छा, जो कि अभी लोकलाइज्ड हैं खाली अर्बन एरिया में, अगर ये वहाँ पहुँचे तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि क्राइम करने से बच जाएंगे, नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि जो जेल है, स्पेशली तिहाड़ जेल जैसा, यहाँ पे कुख्यात लोग भी रहते हैं, तो एक शरीफ आदमी अगर जाए तो वो वहाँ पे मतलब उनका बहुत ज़्यादा क्या बोले, एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं हर प्रकार से। मतलब एक मेल भी मेल प्रिजन में सेफ नहीं है, इस प्रकार की सिचुएशन भी होती है। सेक्सुअली भी अब्यूज करते हैं उनके साथ, और मारना पीटना तो बहुत आम है। तो क्या ये सच है, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं ये पूरा चांसेस हैं कि अगर आप जो फर्स्ट टाइम जेल में गया उसको अगर आप हैबिचुअल के साथ डाल दोगे तो वो तो नेचुरली उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा। इसीलिए जो जेलर जो होता है उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी ये होती है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उनको दूसरे प्रिजनर से अलग रखना, जो बार बार आते रहते हैं और एकदम वहाँ पे उसको घर ही बना के बैठ गए। उनको घर ही बना के बैठ गए, तो उनको जो है अलग रखना। इसीलिए आप देखेंगे ज़्यादातर जेल्स जो होती हैं, जो हैबिचुअल प्रिजनर्स की जेल होती हैं वो अलग होती हैं, जो रिपीटर होते हैं उनकी अलग होती हैं, और जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं उनकी अलग होती हैं। करीब 75% पॉपुलेशन जो होती है जेल की वो होती है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स की। अच्छा, क्योंकि 6-8 महीने में ज़्यादातर जिसके लोग जो है निकल जाते हैं बेल वगैरह पे बाहर। तो ऐसे लोगों को बचाना ये जेलर की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि अगर ऐसे लोगों को आप नहीं बचा पाते, अगर इनके साथ आप हैबिचुअल प्रिजनर या रिपीटर्स को या टेररिस्ट वगैरह को इनको वो करने देते हैं, मिलने देते हैं, तो फिर कहते हैं ना जेलें जो है स्कूल कॉलेज बन जाती हैं क्राइम का, है ना। तो उसको बनने से हमने रोकना है। आपके सामने ऐसा हुआ है कि किसी को लोग सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं और आपके सामने केसेस आए हों? हाँ, नहीं, ऐसा तो बहुत है। ये मैंने किताब में भी लिखा हुआ है अपनी जी, कि सबसे पहले तो जो प्रिजनर जो जेल में आते हैं जो छोटी उम्र के होते हैं, तब हमारे टाइम पे 16 साल के, 15 साल के, 14 साल के बच्चे, जो 12 साल के बच्चे जेल में आ जाते थे। तो जुवेनाइल के लिए अलग वार्ड होता होगा ना? हाँ, एडल्ट्स के साथ तो नहीं रखते। उस टाइम पे ना इस जुवेनाइल के बारे में लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। 86 में जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वगैरह बना है, तब इस चीज़ की ज़्यादा एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है। उसमें क्या होता था, छोटी छोटी उम्र के बच्चे आ गए। जुडिशरी में भी तब चिल्ड्रन एक्ट तो होता था, उसमें होता था कि चिल्ड्रन को आप जेल में नहीं भेज सकते। चिल्ड्रन में भी अलग अलग एज, अलग अलग टाइम पे रही हैं, पर उस टाइम पे इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। उसका नतीजा होता था कि छोटी उम्र के लोग भी आ जाते थे। तो ये 83 या 84 का केस है, संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें यही वाला एलिगेशन था, जिसमें कि जर्नलिस्ट ने, 2 बड़े मशहूर जर्नलिस्ट थे, संजय सूरी और नीरजा
नीरजा चौधरी करके। ओके। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगाई थी ये कहते हुए कि जेल में जो नए बच्चे होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, और उन्होंने ये भी कहा था कि इन बच्चों को जो है परोसा जाता है हैबिचुअल प्रिजनर्स के आगे, और जो वार्डर वगैरह जो करते हैं परोसते हैं वो पैसा वगैरह इसमें पैसा वो अर्न करते हैं। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उसमें जो है वो कैटेगराइज किया। नहीं, कैटेगराइज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सेशन जज से इंक्वायरी करवाई। सेशन जज ने अपनी इंक्वायरी में कहा कि हाँ, इनका सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन ये हैबिचुअल लोग करते हैं। बहुत सारे प्रिजनर मुझे याद हैं उस टाइम पे छोड़े सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको कैसे रोका जाए। तो मुझे याद है मैंने ही सजेशन दी थी वहाँ जाके कि इस पे मैंडेटरी कर दिया जाए कि जो बंदा जेल में आ रहा है मैंडेटरी कर दिया जाए उसकी एज लिखो। उस टाइम पे ना एज नहीं लिखते थे। अच्छा। मैंने कहा जब एज लिखेंगे, क्योंकि लिखने पढ़ने में जब कोई आदमी करता है पुलिस वाले को लिख के देना पड़ता है कि इसकी एज इतनी है, तो थोड़ा कॉशियस हो जाता है, मेंटल प्रेशर होता है। हाँ, कि हमको इसको अलग रखना है, कैसे करना उससे पहले एज लिखी नहीं आती थी, खाली कानून में लिखा हुआ था, नंबर करके। हाँ, कानून में लिखा होता था कि आप बच्चों को जेल नहीं भेजेंगे, पर बहुत सारे बच्चे आ जाते थे। जब उसको अब एज लिखनी पड़ी, कोर्ट को भी उस एज को सैंक्टिफाई करना पड़ा, तो फिर ये काफी हद तक ये चीज अंदर बंद हुई। उसके बाद फिर एक और आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि ये भी मैडम किरण बेदी के टाइम की बात है। क्यों मैडम किरण बेदी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, काफी सारे एक्सपेरिमेंटेशन हमारे हुए थे उस टाइम पे। क्या बात है, उन्होंने बहुत सुधार के बहुत काम किया ना। बिल्कुल, नाम ही उन्होंने पूरे इंडिया में उन्होंने जेल को सुधार गृह का नाम ही उन्होंने दिया। उससे पहले तो जेल ही कहते थे। क्या बात है। तो उस टाइम पे एक एनजीओ ने जेल में विजिट किया ये देखने के लिए कि जेल में सोडोमी होती है या नहीं होती जी। तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें लिखा कि ये जो छोटी उम्र के बच्चे हैं इनमें तो बहुत सोडोमी होती है। अंडरस्टैंडेबल है, आपके 18 से 21 साल तक के बच्चे हैं तो उसमें नेचुरली सेक्स की अर्ज जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब हमने सोचा कि अब इस चीज़ को कैसे, क्योंकि कोई कंप्लेंट भी नहीं करता था कि मेरे साथ जबरदस्ती, डर के रहते हैं जो लोग करते हैं ऐसे, वो हैबिचुअल दादा लोग होते हैं तो उनसे डर के वैसे ही रहते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं कर, कंप्लेंट करे हम FIR वगैरह करवा सकते हैं, क्योंकि सोडोमी तो एक उस टाइम पे काफ़ी एक सीरियस ऑफेंस था। करेक्ट। अभी भी शायद सीरियस ही ऑफेंस है ये। तो हमने फिर क्या किया, मैडम ने कहा इन्होंने ये चीज़ जेल प्रशासन अकेला मिलकर तो रोक नहीं सकता। हम लोगों ने क्या किया कि एक डिसीजन लिया कि कंडोम जो है वहाँ रखवा देते हैं। जब हमने फैसला किया कि वहाँ कंडोम रखवा देते हैं तो तभी अखबार में आ गया, किसी ने PIL लगा दी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से उसको आप तो मोटिवेट कर रहे हैं आप उनको। आप तो मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ भाई कि भाई कंटिन्यू डूइंग दिस। जबकि हम साथ हैं आपके। जबकि उन दिनों का मुझे याद है एड्स वगैरह बड़ा तेजी से फैल रहा था। अच्छा। ये मैं केसेस 93, 94, 95 में एड्स के केसेस थे, पूरी दिल्ली में फैल रहा था। इवन जो दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिस थे वहां पे उन्होंने कंडोम रखवा दिए थे कि अगर आप घर जा रहे हो लेकर जाओ तो सेफ सेक्स करो, जहाँ भी जा रहे हो, अगर गलत जगह पे भी जा रहे हो तो सेफ सेक्स करो। उसके लिए उन्होंने कंडोम रखवा दिए थे। तो हमने भी वो कहा कि जेल में जब इन्होंने कर रही है तो कंडोम रखवा देते हैं। पर जब हाई कोर्ट में लगाई और हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, कंडोम रखने में तो आप जो आपने बात कही है कि आप इनवाइट कर रहे हो कि आप सेक्स करो, तो उस चीज़ को हम कर नहीं पाए। तो ये चीज़ जो आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया था, ये चीज़ें होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, पर यह है कि आप कंट्रोल किस तरीके से कर रहे हो। पहले CCTV नहीं था, अब तो CCTV है, अब तो लगा के ये इसको रोका जा सकता है ना। देखो CCTV में क्या होता है कि सर्दियों के दिन है या गर्मियों में भी है, अगर आपने ऊपर चादर वगैरह डाली हुई है तो कुछ पता थोड़ी लगता है उसमें। कोई इंडिविजुअली तो फोकस होता नहीं है। हाँ, वो दूर से ले रहा है। CCTV तो दूर से ले रहा है। बैरक होते होंगे। हाँ, बड़े बड़े बैरक होते हैं। और CCTV तो वैसे भी जो है एक ओवरव्यू ले रहा है। तो ये है। अच्छा, जो बहुत रिच टाइप के या बहुत बड़े आपके बाहुबली वगैरह है, वो अपने पैसे के दम पे तिहाड़ में बाहर से कुछ भी मंगवा सकते हैं। देखें क्या होता है कि जेल के बाहर अगर करप्शन है, अगर पूरे स्टेट में करप्शन है, हाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर की, मैं जेल से बाहर जो है अगर करप्शन है जी, तो आप ये सोचो कि जेल में करप्शन नहीं होगी
वो सोचना तो बेकार की बात है। जो बाहर का माहौल होता है वही जेल में माहौल होता है। बाकी जेल में जो प्रिजनर्स हैं वो ज़्यादातर आप कह लें कि गार्बेज डंप होते हैं सोसाइटी का, तो वहाँ तो उल्टा ज़्यादा करप्शन होनी चाहिए। पर डिपेंड करता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर कैसा है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर जो है प्रोएक्टिव है, वो नहीं चाहता कि ये करप्शन हो, तो भाई साहब करप्शन बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर वीक है या वो भी साथ ही लिप्त है तो करप्शन होगी। तो उसमें ये ऐसे होता रहता है कि आप पैसे के जोर पे जो है आप खाना बाहर से मंगवा सकते हो, पैसे के जोर पे आप सेल में रह रहे हो, अच्छी सेल में रह रहे हो जिसमें कि खेलने की फैसिलिटी वगैरह है, पैसे के जोर पे आपके इंटरव्यू जो करने आ रहे हैं आपके घर वाले, जब भी वो चाह रहे हैं तभी आ रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं आराम से। घर वाले भी एंटर वो सेल में आके आराम से बैठ रहे हैं, सेल में या कहीं भी जैसे हम यहाँ बैठे हैं सुप्रीटेंडेंट सोफा लगा के, हाँ, वैसे आ सकते हैं। आप सुप्रीटेंडेंट के कमरे में बैठ के कर रहे हो, डिप्टी सुप्रीटेंडेंट के कमरे में बैठ के कर रहे हो। वैसे जो इंटरव्यू होती है वो होती है, बीच में आयरन ग्रिल होती है। ये आम आदमी की जो मैं बता रहा हूँ, एक तरफ प्रिजनर खड़ा होता है, एक तरफ उसको मिलने वाले आए हैं। इस तरीके से इंटरव्यू होती है, आधे घंटे की होती है। पर अगर आपने पैसा दिया हुआ है, जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठ सकते हैं, औरों को आप 15-20 मिनट में भगा देते हो, तो यहाँ पे एक घंटों बैठ रहे हो तो आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। उनका पर्सनल रूम हो गया, पर्सनल रूम भी हो सकता है, उन्होंने अपने से चिटकनी लगा ली, आराम से बैठे पर्सनली। ये भी कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैसे डिपेंड करता है कितनी करप्शन है। सुकेश का सुना था अपनी गर्लफ्रेंड को भी उसने बुला लिया था अपने वहाँ। हाँ, मैंने भी सुना है, क्योंकि मैं तब रिटायर ही हुआ था, तो मैंने भी सुना था ये। तो पर हो सकता है, मतलब आप मेरे से पूछो, तो आपके दौरान ऐसा हुआ है कि मेल का प्रिजन है, उसमें फीमेल्स भी आ रही हैं, 24 घंटे के लिए भी रुक रही है? ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, कि चार्ल्स फोबराज वगैरह जो था जी, उसकी गर्लफ्रेंड्स आती थी, वो सुपरिटेंडेंट के जो रेस्ट रूम होता था, कई बार वो उनके साथ वहीं पे बैठता था सुप्रीटेंडेंट के रेस्ट रूम में। तो सारा अपने इन्फ्लुएंस, पैसे या जो भी है कहते हैं, वो ब्लैकमेल भी करता था उस टाइम पे जो स्टाफ वगैरह था, तो उसके उस पे होता था ये सब कुछ। अभी भी लगता है आपको होता होगा? हो सकता है, मैं ये नहीं कहता होता होगा। करप्शन कभी भी कहीं भी हो सकता है। करप्शन का लेवल कुछ भी हो सकता है। देखिए क्या होता है कि आपका जो प्रिजन स्टाफ है, इन पे सुपरविजन जो है बाहर के लोगों का है। बाहर के लोग आते हैं, क्लरिकल कैडर के लोग हैं जी, वो आते हैं। जो जेल स्टाफ का अपना स्टाफ है, वो तो खाली बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो सुप्रिटेंडेंट वगैरह बनते हैं। वहाँ पे तो कंट्रोल नेचुरली अच्छा होगा, जो नीचे से ऊपर सुप्रिटेंडेंट जेल बन रहा है, एसपी बन रहा है, तो उसका तो कंट्रोल अच्छा होगा। पर एक बाहर से जाके कोई क्लर्क आ रहा है, तो उसको आप जेल में सुप्रिटेंडेंट बना के भेज रहे हो, तो नेचुरली वो या तो डरेगा कि कहाँ मेरे को भेज दिया, या वो आके वो अपना लीन हो जाएगा उसमें, उसको जेल स्टाफ के जो करप्ट एलिमेंट हैं वो उसको जाके कंट्रोल कर लेंगे, उसको तो आराम से बैठ, सब जेल हम चला देंगे। जनरली ऐसे ही होता है। हमें सिस्टम पता है, यहाँ हमें सारा सिस्टम पता है। वहाँ का जो कुख्यात अपराधी है वो अपने आप को सीनियर मानता है उस सुपरिटेंडेंट से भी, कि आप न्यूकमर हो, हम ज्यादा पुराने हैं। वो अपने आप को सुप्रिटेंडेंट ही मानता है, उसको पता है कि सुप्रिटेंडेंट को मैं पैसे दे रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब आप देखें कि ये एक प्रोसीजरल डिफेक्ट है हमारे तिहाड़ में, कि आप एक बाहर में जिसने 10 साल नौकरी की है, वो तो सुप्रीटेंडेंट जेल बन के आ जाएगा। 10 साल मतलब नौकरी की है एज ए सेक्शन ऑफिसर, या वो तो सुप्रीटेंडेंट जेल बन के आ रहा है। और जो सेक्शन ऑफिसर के बराबर के स्केल में जेल में नौकरी कर रहा है, 25 साल से उसकी प्रमोशन नहीं हुई, उसको आप उसके अंडर काम करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, ये एक प्रोसीजरल फ्लॉ है। वो प्रोसीजर लड़का है, वो सीनियर बना हुआ है, वो एकदम सीनियर मोस्ट है। हाँ, मतलब एक क्लर्क के अंडर आपको काम करना पड़ेगा। अगर जेल का है तो उसके अंडर आप काम कर रहे हो तो बात दूसरी है। एक अनएक्सपर्ट बंदा है, उसके अंडर आप काम कर रहे हो तो वो बहुत मन को चुभता है। और तो क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट। यहाँ पे क्या है कि जो ये कैडर है, इनकी क्लर्कों की कैडर है, बड़ी स्ट्रांग है। मैं ओपनली ये वाली बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं देखा है, तो क्लर्कों की कैडर इतनी स्ट्रांग है कि ये लोग जेल वालों को, जेल स्टाफ को ग्रो ही नहीं करने दे रहे। ये खाली तिहाड़ में है, ये खाली इसीलिए मैं आपके उसमें मैं बोल रहा हूँ, चैनल से बोल रहा हूँ। ये खाली दिल्ली में है, और जगह सब उनकी कैडर जो है ग्रो करती है, वो DIG IG बनते हैं। पर यहाँ पे
ये कलरकों की इतनी स्ट्रॉन्ग कैडर है बाहर कि वो यहाँ पे एसपी वगैरह का काम देख रहे हैं, सुप्रीम जेल का काम देख रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि कोई आदमी पनिशमेंट, ज़्यादातर मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर जो पोस्टिंग होती हैं जो यहाँ पे आते हैं पनिशमेंट पोस्टिंग पे आते हैं। अच्छा कि चलो भैया वहीं सुधरो अगर जाके। कोई बहुत ज़्यादा वो शरीफ आदमी है अच्छा तो उसको कहेंगे तू यार हमारे मतलब का, उनके पास कहेगा ये तू हमारे मतलब का नहीं है, चल तू बिहार जेल में। पे चल। या बहुत ज़्यादा बदमाश कोई है, चल भैया तू डालने जेल के पे, तू हाँ तू जाके जेल में जा। ज्यादा हेडेक है जेल में हैंडल करना ना, कैदियों को, सारे बदमाशों हाँ को मतलब handle एज करना। अगर ज़्यादातर पोस्ट, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हम्म, वहाँ पे आते हैं और जिनको उनकी कैलिबर के उसमें भेजा जाता है। इवन मैडम, आपको हैरानी होगी सुन के, जी। मैडम किरण बेदी जब आई थी, मैडम किरण बेदी ने अपने इंटरव्यू पे कहा है मुझे जेल का जो आईजी बनाया गया एज ए पनिशमेंट पोस्टिंग पे वो करवाया गया। हाँ क्योंकि आप जब आईपीएस के साथ आप ऐसा कर वर्ल्ड में- सकते हो, हाँ और आईपीएस में भी मैंने देखा है कि जनरली जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है उसके साथ इनके कोई रहते बाहर की दुनिया में परेशानी हो रही होगी, हाँ। बोला इसको उठा के इनको उठा के भाई जेल में भेज जेल दो। में डालो यार, हमें फ्री करो, हम अपनी मर्जी से काम करवा सके। हाँ, तो उसमें फिर आप सोच सकते जब हो क्या, आप स्ट्रिक्ट होते हैं तो फिर आप ऐसा सोच होता सकते हो क्या रिफॉर्म होगा। जो रिफॉर्म का जो मैंडेट है जेलर का, सबसे पहला काम तो है कि सब सेफ कस्टडी ऑफ द प्रिजनर, दूसरा काम है रिफॉर्मेशन का। वो एक सभ्य इंसान अब बन के बाहर रिफॉर्मेशन, निकले। मुझे बताओ किसी को ट्रेनिंग ही नहीं है रिफॉर्म, उसको पनिशमेंट पोस्टिंग पे आपने जेल पे भेजा है तो क्या रिफॉर्म करेगा वो? वो तो फिर वही होगा कि जो प्रिजनर जेल में आए हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, जो आप रोज अखबारों में पढ़ते रहते गुस्सा हैं। निकलेगा इनके एक्सटॉर्शन होगा जो आप पढ़ते रहते हो, तो या जो आप बात कर रहे थे हीरोइनें आती थी, वो आती थी, ये सब चीज होती रहेगी जब तक आप सिस्टम में चेंज नहीं करेंगे। अब मैडम किरण बेदी के टाइम पे जो भी एसपी वगैरह आते थे जी। वो डायरेक्ट ऑफिसर होते थे जो कि यूपीएससी से सेलेक्ट होते थे। अच्छा अच्छा। अब धीरे धीरे इन्होंने बाबुओं को भेजना शुरू कर दिया। अब बाबू जेल अगर चलाएंगे, ये तो मतलब वो वाली बात होगी कि थानेदारों की कमी है, चलो बाबुओं को थानेदार बना दो। ये खाली इनको दिल्ली है। बाबू बोलते हैं, बाबू का मतलब क्या है? मतलब कोई आप सेक्शन ऑफिसर है, उसको आप सुप्रीम जेल बना के भेज दो। एक जिसने बाबूगिरी की है, सेक्शन ऑफिसर का काम तो फाइलें वगैरह निकालना होता है ना, इधर से उधर धकेल देना, ये करना, क्लर्क, उसको आप जेल सुप्रीम बना के भेज दो। हाँ, उन्होंने कभी उस तरह का और front पनिशमेंट end- पोस्टिंग में भेज वो रहे हो। एक प्रकार से बैक एंड की टीम है, उसको आपने फ्रंट एंड का काम दे और फिर दिया। जो एक एक्सपीरियंस्ड जो जेल स्टाफ है जिनका काम है ये रिफॉर्म करना, उनको आप उसके अंडर कर दो। हाँ, वही आदमी तो system ही क्लर्क खराब हो जब गया ना था फिर तो। वो जेल में काम करता था, वो आपके अंडर काम करता था, डीएसपी के अंडर काम करता था। जी, जी, वही जी। फिर एसपी बन के आ रहा है, वो आप उसके अंडर काम कर रहे हो। ये तो गलत तो उसमें आप ये सोचो, क्योंकि इनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, अच्छा। इसलिए सिस्टम को मुझे तो लगता नहीं हम जितना भी चलाएं इसको, हाँ। नेशनल लेवल पे भी चले तो कोई इसको कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये है कि वो करप्शन को मेंटेन रखने के हाँ, उन्हीं से मिलता जुलता आदमी को बैठाओ। बिल्कुल। तो जब तक ये वाली चीज चलेगी, आप सोच सकते हो किस तरीके का रिफॉर्म जो है आप कर सकते हो। कई होते हैं, कई अच्छे भी आ जाते हैं, हाँ। कई ऐसे एसपी आ जाते हैं जिनको होता है कि नहीं हमने रिफॉर्म करना है। तो जब जो वो- दिल्ली गवर्नमेंट है, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ। जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किसको उठा के सुपरिटेंडेंट बनाना है? ये दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट। हाँ। केजरीवाल साहब दिल्ली गवर्नमेंट में थे, इनको उठा के केजरीवाल तो अब ये बहुत देर से चल रहा है, कोई केजरीवाल साहब का उस पे नहीं है, ये बहुत देर पहले नहीं, से मैं चल बोल रहा रहा हूँ कि वो अपने ही जेल में गए थे फिर तो उन्हीं केजरीवाल है। ये साहब। हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है हाँ, कि आप चीफ मिनिस्टर हो, आप जेल में जा रहे हो, या आप जेल अपने मंत्री ही हो राज्य के जेल में। अपने राज्य की जेल में, ह्यूमिलेटिंग होता है बड़ा। लेकिन यहाँ पे इनके दिल्ली जो प्रशासन है वो इनकी नहीं थी, लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के पास है। मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो प्रिजन एक्ट है, प्रिजन एक्ट ये कहता है, वैसे तो इनके अंडर ही था, जेल प्रशासन इनके अंडर था। कुछ प्रशासन दिया गया है राज्य सरकार, दिल्ली सरकार को। नहीं, सब जो जगह government- जेल जो है ना, ये राज्य सरकार का ही इशू है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर जेल राज्य सरकार का होता है, जो पुलिस होती है राज्य सरकार के अंडर होती है। लेकिन केजरीवाल जी तो हर बात में ये बोलते दिल्ली पुलिस मेरे पास हाँ, नहीं है, वही है। केंद्र के पास है, पर ये मोदी जी के क्योंकि पास ये है। यूनियन टेरिटरी है ना, ये राज्य नहीं है। दिल्ली जो है राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, पर जेल जो है इनके पास थी। तो जेल में जो प्रशासन है वो इनके जेल के आदेश प्रशासन अकॉर्डिंग काम करता है। इनके आदेश के अकॉर्डिंग काम करता है। पर उसमें भी आगे जो जेल की डेफिनेशन है, उसमें सारी पावर्स जो है
एडमिनिस्ट्रेटर को दी हुई हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसको दी हुई हैं। हाँ, तो इधर से घुमा के छीन ही लिया है एक प्रकार से। फाइनल डिसीजन तो एलजी का हुआ फिर। हाँ, फाइनल डिसीजन एलजी का, मतलब एलजी जो है सुपर बॉस है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में जो जेल मंत्री होता है उसी का रोल होता है, अच्छा, या चीफ मिनिस्टर का रोल होता है। वहाँ पे गवर्नर का रोल नहीं होता। बट दिल्ली क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल होता है। जब आतंकवादी यहाँ पे तिहाड़ जेल में रखे गए थे तो उनके बॉडी लैंग्वेज में और बातचीत में या व्यवहार में क्या वो लगता था कि इन्होंने इस प्रकार का अंजाम किया होगा काम जिसके लिए ये पकड़े गए हैं? नहीं होते, देखें, आतंकवादी किसी को गतिविधि में पकड़ना, जुडिशियल उसका वेरिफिकेशन तो होता ही है जी। जब जुडिशियल वेरिफिकेशन होता है तो उसको जेल में उसी को रखा जाता है जिसका वाकई प्राइमा फेसी पाया जाता है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। तो जब पुलिस ने पकड़ा है तो उसको फिर आतंकवादी माना जाता है, और आतंकवादी मान के उसको जो है एक अलग दूसरे प्रिजनर से उसको अलग रखा जाता है ताकि आम प्रिजनर उनके कांटेक्ट में ना आए। तो इनकी एक्टिविटी, बातचीत वगैरह में क्या कुछ अलग फील करते थे आपकी नॉर्मल प्रिजनर, और इनमें कुछ अलग गतिविधि है? हाँ, देखिए, अलग तो होता ही है। जब एक आदमी आतंकी गतिविधियों में आता है या गैंगस्टर है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती है। ये लोग जो है जरा सी बात पे अगर जेलर ने इनको कोई बात ऐसी कह दी जो इनको चुभ गई और दूसरों के सामने कह दिया तो जरा सी बात पे ये ऑफेंसिव फील करते हैं। अच्छा, मतलब अपने आप को बहुत मैच्योर मानते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं हम जेल के जो है हम कोई आम कैदी नहीं है, हम टेररिस्ट हैं। इसलिए अब गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर भी पीछे किया था कि कई सारी ऐसी घटनाएं आ रही थी जिसमें कि रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा था या रिलीजियस जो है आपके ऊपर इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। तो सरकार ने इनसाइड द जेल, तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर किया कि इस चीज़ों के ऊपर जेलर जो है निगरानी रखे ताकि ये चीज़ ना हो। तो ये जो करप्शन नॉर्मल कैदी जो है गैंगस्टर्स हैं वो करते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो ये टेररिस्ट है ये भी पैसे खिला के कुछ अपना काम करा सकते हैं? देखिए, पैसे में तो बहुत ताकत है, पैसे में बहुत ताकत है। एक पाकिस्तानी टेररिस्ट तिहाड़ जेल में है, वो पैसे खिला के फैसिलिटीज ले सकता है? हो सकता है, ले सकता है, मैं बात नहीं कर रहा, पर हो सकता है कि आपने कहीं देखा कि ऐसा हुआ भी है? हाँ, मैंने आइसोलेटेड केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि आपने पैसे लेके आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। किस किस प्रकार की सर्विसेज? सर्विसेज मैंने आपको बताया 3 तरह की सर्विस होती है। रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान, रोटी होगी, खाना बाहर से आ रहा है, कपड़ा हो गया कि आपको मिलने वाले आ रहे हैं और बाहर से कपड़े वगैरह लेके आ रहे हैं, जब भी मिलने आ रहे हैं आप उनको तो मिलने दे रहे हैं। लोग भी मिल रहे हैं आराम से, मिलने आ रहे हैं, और मकान बाहर की न्यूज दे रहे हैं, और मकान मतलब पर्सनल सेल। हाँ, पर्सनल सेल। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। तो ये हो सकता है, पर ये आइसोलेटेड केसों में होता है। ये आपको अखबारों में पढ़ते होंगे, आपको आए दिन ऐसी खबरें किसी न किसी जेल की मिलती रहती हैं। अच्छा, तिहाड़ जेल में जब आप थे तो कभी आपके सामने आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई जब आपने किसी प्रिजनर की कहानी सुनी और आपको ऐसा लगा कि मतलब बहुत आप इमोशनली वीक हो गए, आंखें नम हो गई हों, लगा हो कि गलत फंस गया बेचारा? देखिए, क्या था कि मैंने, क्योंकि लॉ ग्रेजुएट था ही जब मैं जेल पे गया था, जेल की नौकरी की थी, तो मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया हुआ था। तो मैंने सोचा जो मेरे को भगवान ने एक लॉ के जरिए जो भी मुझे एक नॉलेज दिया उसका इस्तेमाल किसी की बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं तो मुझे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने लीगल एड सेल खोली 1982-83 में जेल में। नहीं तो तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि जेल में भी लीगल एड सेल खुल सकती है। तो अपने दिमाग से मैंने खोली, बड़ी सक्सेसफुल रही, बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया। वो इसलिए खोली कि आप देखें 80% जो प्रिजनर, 85% में बल्कि इससे भी ज़्यादा होगा, प्रिजनर जो होते हैं वो लो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं जी, वीकर सेक्शन से, लो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब गरीब जिनकी की महीने की इनकम जो है 7-8 हज़ार रुपए से कम है। वो कहाँ से वकील करेगा,
कहाँ से उसकी कोई जमानत देने वाला होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए लीगल एड तो सेल मैंने खोलती थी 1983 में। उसके बाद जो मुझे लगता है जो जुडिशरी के सहयोग से जो मैंने काम किया वो किया, स्पेशल कोर्ट लगाई जेल में, जिससे कि जो लोग गलत तरीके से फंसे हैं उनको निकाला जा सके, या जो लोग अपना क्राइम कन्फेस करना चाहते हैं उनको निकाला जा सके। जब ये शुरू की मैंने देखे कई केस ऐसे ऐसे देखे कि 5 किलोग्राम लोहा वो चोरी कर रहे थे, किसी रेलवे स्टेशन के पास से निकले। जी। तो रेलवे का लोहा तो जगह जगह पड़ा रहता है, उसने उठा लिया तो आरपीएफ वालों ने पकड़ लिया, वो केस बना दिया और जेल भेज दिया। अब एक आदमी 5 किलो लोहे में जेल में आ गया, जेल में आएगा तो जज कहेगा कि अपनी बेल करवाओ। लेकिन कितना लंबा समय उसको जेल में रहना मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने देखा ऐसे 3-3, 4-4 महीने से लोग जेल में पड़े हुए थे। 5 किलो लोहा उस टाइम पे जो होता था, अगर उसकी वैल्यू 40-50 रुपए नहीं, 40-50 जो दूसरा रेलवे का होता है महंगा होता है, 300-400 या 500 रुपये भी हो। अच्छा, अब देखो एक प्रिजनर की उस टाइम पे हमारी एक कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट होती थी 250 रुपये। 250 रुपये, और आपने 500 रुपये के उसके ऊपर उसको महीनों महीनों जेल में रखा हुआ। महीनों में जेल भी क्यों रखा हुआ है? क्योंकि उसकी जमानत देने वाला कोई नहीं है। ओह, तो स्टेट गवर्नमेंट देती है ना? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती कभी भी। पर्सनल बॉन्ड पे कोर्ट छोड़ सकती है, पर जमानत कोई भी नहीं दे सकता। जमानत का मतलब ये होता है कि आप गारंटी दे रहे हो कि ये कोर्ट में जाएगा, जो भी डेट होगी मतलब कोर्ट में जाएगा, प्लस किसी विटनेस को जो है ये खराब नहीं करेगा। ये जमानत का मतलब। तो सरकार तो ये जमानत दे ही नहीं सकती। मैंने फिर जुडिशरी के सहयोग से, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया था इसमें, हमने स्पेशल कोर्ट लगानी शुरू की। उसमें कि एक जज आता था, एक जज जो दिल्ली जुडिशरी से जज आता था, जज के आगे जो प्रिजनर अपना क्राइम कन्फेस करते थे तो जज साहब उस पर बड़ा लीनियंट व्यू लेकर उसको छोड़ देते थे। मतलब या जो 2-3 महीने उसने जेल में जो काटी है उसके उस पर कटी हुए छोड़ देते थे। ऐसे मैंने हजारों केस, ये स्पेशल कोर्ट अभी भी लगती हैं, और उन दिनों में तो 3-3 जज आते थे, और काफ़ी कोर्ट, प्ली बार्गेनिंग की कोर्ट हमने जेल में लगाई। जो लोगों की जमानत हो चुकी है, जो शूटिंग नहीं दे पा रहे, उनके केसेस हमने कोर्टों से जो है वो उनको पर्सनल बॉन्ड पे छुड़वाया। ऐसे हजारों केस, लाखों केस हमने निकलवाया। तो आप जो कह रहे थे ना कि आपका मन जो है वो बड़ा खराब हुआ देख के, तो आपने इसीलिए ये शुरू किया, इसीलिए स्पेशल कोर्ट शुरू किया। और इनको निकालो, ये फंसे हुए। दिल्ली में तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब रही। इनफैक्ट मैं कहता हूँ इंडिया में ये बड़ी कामयाब रही। एक एग्जाम्पल बना कि भाई ऐसे करके और दूसरी जगह भी हेल्प करें। तो स्पेशल कोर्ट अब सभी जगह लग रही हैं, पर दिल्ली में मुझे ये है कि मेरी लीडरशिप में काफ़ी लोगों को हमने इसमें फ़ायदा दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, जेल को सुधार गृह कहा जाता है, क्या ऐसा भी होता है कि कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करके आता है जेल में, और सुधार होने के बजाय और बड़ा क्रिमिनल बन के बाहर निकल जाता है, बड़े कॉन्टैक्ट्स बना लेता है अंदर, फिर आगे बाहर इन्हीं के काम को और आगे फैलाता है? देखिए क्या होता है, ये हर एक के अपना, एक आदमी के इरादे क्या है उसके ऊपर होता है। एक आदमी है, गलती से उसने क्राइम किया, पकड़ा गया, वो चाहता है कि एक अच्छा सिटीजन बन के बाहर निकलना, पछतावा हो जब, तो वो तो नहीं बिगड़ेगा। पर कई है बहुत गरीब खानदान से है, उसको पैसा चाहिए, मजबूरियां हैं घर की, वो हो सकता है कि क्राइम करके बड़ा क्रिमिनल बन के जाए। और ऐसा बहुत केसों में हुआ था। तो उसी बेस के ऊपर जो है कोर्ट्स ने भी कहा था कि जेल जो है स्कूल क्राइम का कॉलेज बन गया। यहाँ से और क्रिमिनल प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाँ, और क्रिमिनल प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिल्कुल। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके क्या रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है आपने जेल में चलाए हुए हैं, और आप कितने स्ट्रांग हो, कितना है स्ट्रांग हो कि आप रजिस्ट कर पाते हो कि आप गलत काम नहीं करोगे, ना करने दोगे। तो जब ये होगी तो जेल आपकी वाकई रिफॉर्म गृह बन जाएगी। अगर तिहाड़ जेल की दीवारें बोल पाती तो दुनिया के सामने कौन सी ऐसी तस्वीर रखती, कौन सी ऐसी बात बताती जो दुनिया को बिल्कुल भी नहीं पता? देखिए, वो सबसे पहली बात तो ये बोलेंगे कि अनप्रोफेशनल लोगों ने जेल को चलाया। अब जैसे मैं गया था, हमने कोई ट्रेनिंग थोड़ी ली थी, नहीं, लेकिन एक ह्यूमन सेंटीमेंट लेकर गए थे। ह्यूमन सेंटीमेंट लेके गए थे, और
आपको हैरानी होगी जान के जी। कि हमें जो ट्रेनिंग दी थी हाँ। उम्र कैदियों ने दी थी। जैसे मैं गया था तो इवन तो मैंने एलएलबी करके गया था, लॉ करके गया था, एलएलएम कर रहा था मैं उस टाइम जी, पे। जी। मैं जब जेल पे गया था तो मुझे वारंट वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं होता था, सुना था, किताब में पढ़ा था वारंट वगैरह। वारंट के नाम से डर लगता था। कैदियों ने मुझे सुनाया, समझाया कि ये कस्टडी वारंट है, ये प्रोडक्शन वारंट है, ये डिटेंशन वारंट है। तो जो पहले हम डरते थे, उन्होंने हमारा डर जो है वो दूर किया। जी। हमें कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं दी थी, पर हमने, क्योंकि हमारे मन में एक भावना थी कि जी। हमने अच्छा काम करना है, ठीक काम करना है, तो उसे हम कर पाए। और यही है कि अगर आप पैसे दे के, जैसे कि आजकल सुनने में आता है, अगर आप पैसा दे के आपकी भर्ती हो रही है तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती जी। आप कह रहे हो उम्र कैदियों से बहुत कुछ सीखने को मिला, इसका मतलब ये है कि कुछ अच्छे कैदी भी हैं जो सुचारू रूप से चलाने में जेल की मदद भी करते हैं। है? अरे कैदी अगर जेल को सुचारू रूप से चलाने में मदद ना करें जी। जी। तो जेल प्रशासन के लिए जेल चलाना बड़ा मुश्किल हो जाए। कितने कैदी होते होंगे तिहाड़ जेल में अभी के टाइम अभी पे? जैसे हमने सुना है कि 10,000 कैदी रखने की क्षमता है। तो जेल में इस टाइम जब हम आए थे तब तो एक ही जेल होती थी। आज की डेट में 16 जेलें हैं, 16 क्लोज जेलें हैं, बाकी ओपन जेल, सेमी ओपन जेल वो अलग हैं। तो 10,000 क्षमता के खिलाफ करीब 22-23 हज़ार कैदी रखे हुए हैं। क्योंकि आप देखें कि इंडिया की जो हाईली ओवर पॉपुलेटेड जेल है, दिल्ली की जेल है। और इसको हैंडल करने के लिए कितने प्रशासन के लोग हैं? देखिए, हर एक, जैसे अगर आपने 16 जेलें ये कर ली, इसके अलावा जो है वो 4-5 सुप्रिंट और ज़्यादा होते हैं। 20 सुप्रिंट आपके पास चाहिए। 20 सुप्रिंट चाहिए तो 20 में से आपके 2-3, जहाँ तक मैं जानता हूँ, 2-3 लोग जेल के हैं जिनको आप कह सकते हो कि फ़िलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ट्रेंड है। बाकी सारे प्रशासन के, सारे प्रशासन के नहीं, लेकिन इतने सफिशिएंट लोग होते हैं कि इनको मैनेज कर लें, या 10,000 के अकॉर्डिंग जितने होने चाहिए उतने ही नहीं, प्रशासन मैं के आपको लोग? ये बात कर रहा था सुप्रीम जेल की। हाँ। 3 के करीब जो है जेल के सुप्रिटेंडेंट जेल है, 17 बाहर से हैं। बाकी जो स्टाफ है वो तो होता ही है। स्टाफ है कि हर 7 प्रिजनर के पीछे एक जेल स्टाफ होता है, वो तो अलग से है। और जेल के लिए जो खान पान के लिए जो आपूर्ति होती है उसका बजट ठीक ठाक रहता है? अच्छा खाना खिलाते हैं या कभी कभी? ये स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से ना, नहीं, इसका अलग ये जो खाना वगैरह है, मुझे नहीं लगता है इसकी आज की डेट में कोई शिकायत है। हमारे यहाँ तो जैसे है कि टोटल वेजिटेरियन खाना है दिल्ली की जेलों में। अच्छा। अगर आप साउथ की जेलों में जाओगे, वहाँ पे फिश भी मिलती है, मटन भी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है पूरा। अच्छा। तो वहाँ पे आप यहाँ लगा लो- तिहाड़ जेल में नॉन तिहाड़ जेल में नहीं, खाली वेजिटेरियन फूड है। ओके। जैसा अन्न वैसा मन। और वो वीआईपी लोग तो अपना बाहर से खाना स्विगी जोमेटो कर ही रहे हैं। बाहर के उसमें मैंने आपको बताया कि करप्शन जो है एक दीमक है। अच्छी भली लकड़ी को भी लगेगी, उसको भी खा जाएगी। तो करप्शन इनफैक्ट पूरे देश के लिए दीमक है। जी। तो वो पूरे देश का तंत्र आप देख रहे हैं वीक कर रही है। ऐसा माना जाता है कि अपराध लोग शक्ति के लिए या लालच के लिए के चलते करते हैं अपराध, है ना? तो जो युवा नहीं चाहते कि तिहाड़ में जाएं और वो कैदी की तरह वो जिंदगी जिए, वो परेशानी झेले और उनके परिवार को भी बाद में तकलीफ हो, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? खाली कि मैं avoid करें? मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो हमेशा सोचें कि उनकी एक्टिविटी को कोई देख रहा है। एक ऐसी शक्ति है जो देख रही है। अगर उनके माँ बाप नहीं देख रहे या उनका बॉस नहीं देख रहा, पर कोई है जो देख रहा है। हाँ। या हम वो ये समझना शुरू कर देंगे, आप देखना करप्शन भी बहुत कम हो जाएगी और आपका जो भी गलत काम हो रहे हैं वो आपके काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा। क्या हमारे आपको शास्त्रों लगता में है लिखा कि- हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऊपर वाला देख रहा है। पर अगर हम वैसे तो मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिदों वगैरह में हम जा रहे हैं, पर हम पाप कर ही जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम सब झूठ है, जो पखंड कर रहे हैं, जो हम वहाँ जा रहे हैं। तो जब आप, अगर जिस दिन आप ये मानना शुरू कर दोगे कि कोई काम भी पर चांस नहीं होता,
सब चीज़ ऊपर वाले की कृपा से हो रही है और कर रहे हो आप, और वो देख रहा है, और आपके अच्छे कर्मों का आपको फल मिलेगा, आपके बुरे कर्म है उसका फल मिलेगा। जिस दिन आप ये समझना शुरू कर दोगे ना, बेसिक है लाइफ का ये, जिस दिन आप ये समझना शुरू कर दोगे, आप देखोगे कि आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होएगा। कहते हैं ना कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। जी जी जी। आपको क्या लगता है सर, आपके अनुभव से बताइए कि ये अपराध जो ज़्यादा फैल रहा है सोसाइटी में, अभी भी दिन दोगुनी फैल ही रहा है। अभी निर्भया केस हुआ था, उस दौरान मुझे लगता है आप यहीं तिहाड़ जेल में ही सर्व कर रहे होंगे। जितना बड़ा इशू बना, वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा और बढ़ रही हैं। चाहे रेप के केसेस है कम नहीं हो रहे हैं, मर्डर के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। अब तो मैरिटल मर्डर के केसेस इतने आ रहे हैं, पत्नी पति को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है। तो ये जो अपराध हैं सर, ये गरीबी की वजह से ज़्यादा होते हैं या लालच की वजह से ज़्यादा कर रहे हैं लोग? हम लोग माया जाल में फंसते जा रहे हैं। जितने आप अपने आप को माया जाल से निकालोगे जी, उतना आप इन अपराधों से बचोगे। यानी थोड़ा माया जाल में सब चीज़ आ जाती है, माया जाल में सब, लालच भी आ जाता है, जो एक गलत नीयत होती है वो भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है माया जाल की वजह माया जाल। इसलिए आप देखेंगे, मैं तो रोज एक वेद मंत्र जो है, हमारे पुलिस का ग्रुप है दूसरे, उसमें मैं भेजता हूँ। हर एक मंत्र में पीछे ये लिखा होता है कि ये आत्मा हमें माया जाल से मुक्त रखो। कौन कितना अपने आप को रख से पाता है, ये उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसके अपने संस्कार है। फाइनल लाइन बहुत अच्छा लगा सर, आपसे बहुत ज़्यादा टाइम आपका लिया, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा, लग रहा है कि ये पॉडकास्ट खत्म ही ना हो, मैं पूछता ही रहूं। तिहाड़ जेल की सर्विस के बाद आखिर में एक लाइन में बताइए, आपने सबसे बड़ी सीख जो जिंदगी की आपको मिली है, क्या सीखा आपने तिहाड़ जेल से? मैंने ये सीखा है कि जितना आप दूसरों की हेल्प करोगे, आपको 50 गुना उससे ज़्यादा मिलेगा। क्या बात। तो इसलिए अपने जीवन का अगर आप एक बना लेते हो कि आपने दूसरों की हेल्प करनी है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड से किसी के पास जाओगे, जी, आपका भला और आपके बच्चों का भला तो अपने आप ही, जो आप अच्छा काम कर रहे हो उसके रिजल्ट से वो तो अपने आप ही हो जाएगा। ये भगवान की ड्यूटी बन जाती है कि आपका वेलफेयर को देखना, आपके बच्चों की वेलफेयर देखना। अगर आप एक छोटा सा काम कर लेते हो, आप दूसरों के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच Thank you जी, thank you जी। इंफॉर्मेशन यू गेव सर अबाउट तिहाड़ जेल, अबाउट आपकी सर्विस में जो जो एक्सपीरियंसेस है। आई होप कि आपकी ये स्टोरीज और आपके लाइफ लेसन्स लोगों के काम आए, और होपफुली यही हम चाहते हैं कि समाज से अपराध कम हो और ज़रूरत ही ना पड़े कि 10,000 की कैपेसिटी वाले में 22,000 और 25,000 कैदी भरने पड़े। वो कोई लाइफ नहीं है, आपकी इकलौती एक लाइफ मिली है जिंदगी में, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। कैसे लाइफ निकल जाती पता नहीं लगता। मैं तो अपनी लाइफ देखता हूँ कि कैसे लाइफ इतनी निकल गई। की अगर जो आपने बात कही कि अगर लोगों की भलाई का उद्देश्य रखे ना, तो दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल। और हमें होना भी यही चाहिए दैट वी कंट्रीब्यूट इन सच अ वे कि हम कुछ बेटरमेंट करके जाए इस पृथ्वी से। आप ये करके जाओ। आप देखो, आप देखना, कभी एक दिन का अपना एक एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करना जी। आप उस दिन सोचना कि मैंने आज हर एक का पॉजिटिव करना है। हाँ। मैं जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, जी जी जी, रुक के जाने देना आप है, हाँ, अगर हाँ, अरे आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो, जो मैं कहना चाहता हूँ आप पहले बोल देते हो। आप जैसे गाड़ी गाड़ी स्माइल बड़ी अजीब, बड़ी बढ़िया होती है। गाड़ी आपसे कोई मांग रहा है, साइड मांग रहा है, आप उसको जाने दो आगे, आप जाओ, हो सकता है उसको जाने दो स्माइल से। हम लोग क्या है, गुस्से में आ जाते हैं कि मेरे से साइड मांग रहे तो आप बिल्कुल साइड नहीं दोगे। कंपटीशन तो ये किसी को आप निकलने दो, हो सकता है उसको जल्दी है, कोई उसको है वाकई जल्दी हो, तो इतना करके आप करो। आप देखोगे आपके छोटी छोटी चीजों में आपको कितनी बड़ी खुशी मिलेगी। जब आप ऑफिस जाओगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार आज आपने किसी का परोपकार किया। जी सर, जी सर। तो छोटी छोटी चीजों से फिर आपकी हैबिट बन जाती है, और आप देखो आपकी जिंदगी एक आपको लिविंग स्वर्ग जो है यही मिल जाएगा। हाँ हाँ, कई बार लोगों को जाते हुए देखा, हड़बड़ाए हुए रुके हुए, ब्रेक लगा दे, उनको उम्मीद नहीं थी कि कार रुकेगी। मैंने बोला जाइए, वो चेहरे पे जो स्माइल होती है, ऐसा लगता है कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया। आपको जो चाहिए वो आप दूसरे को दे दो, आपको अपने आप मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात बोली है सर, बहुत बढ़िया बात बोली है, एकदम $1 मिलियन का ये सजेशन है जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सुनील सर, आपका टाइम के लिए आपने समय निकाला हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सुनील सर।
तो आपने सुना सुनील गुप्ता जी को, जिन्होंने अपने लाइफ के अनुभव, अपने लाइफ से इतने आई ओपनिंग जीवन के गहरे पहलू हमारे साथ साझा किए। तो ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। तिहाड़ जेल ऐसी जगह जहाँ लोग सिर्फ डर देखते हैं, वहाँ इन्होंने सिस्टम, न्याय, सुधार, ऐसी चीज़ों के ऊपर काम किया। तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है इस पॉडकास्ट से। सर की जर्नी से हमें यह सीखने को मिली कि कानून सिर्फ सजा नहीं देता बल्कि सुधार का अवसर भी देता है। करप्शन हर जगह रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक पर्सन चाहिए होता है जो सिस्टम में सुधार लाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे। जरूरी नहीं है कि जिस दिशा में बहुत सारे लोग जा रहे हैं और गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उसी को फॉलो किया जाए। तो सर ने जो ब्लैक वारंट बुक लिखी, उसके ऊपर वेब सीरीज भी बनी है। नेटफ्लिक्स पे जाके आप वॉच कर सकते हैं ब्लैक वारंट, और इनकी किताब को फिल्माया गया है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही पॉपुलर ये वेब सीरीज है। तो गाइज, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सुझाव हो कमेंट करिए। मैं हूँ राहुल रंजन सिंह और ये था द राहुल रंजन शो। जल्दी मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।